हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर NCERT और SCERT के संपूर्ण निचोड़ में फ्रेंड्स आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री के प्रश्न, जियोग्राफी के, साइंस के, पॉलिटी के और EVS के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT बुक्स से उठाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, कल हम लोग 1 से 50 तक का जो है कि कर चुके हैं। आज हम लोग जो है कि 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक के MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह को जो है कि ये आपका जो है कि मिर्जा गालिब के द्वारा जो है कि देखा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके BPSC प्री 2001 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर बिरसा को सोते हुए पकड़े गए, यानी कि बिरसा जो है कि बिरसा मुंडा जो थे ये सोते हुए पकड़े गए थे। ये प्रश्न आपका BPSC प्री 2016 में पूछा भी गया है। ये एग्जैक्ट डेट आपके NCERT के बुक्स में और SCERT के बुक्स में दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका जो है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को ये जो है कि सोते हुए बिरसा मुंडा पकड़े गए थे। और इनकी जो है कि फ्रेंड्स मृत्यु की बात की जाएगी तो बिरसा मुंडा की जो है कि मृत्यु फ्रेंड्स कब हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स आपकी 9 जून 1900 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई थी, तो 9 जून और ये 1900 ईस्वी को हुई थी। और इनकी जो है कि मृत्यु भी पूछी जाती है क्योंकि बिरसा मुंडा बिहार से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील यानी कि किमी तक समुद्र की ओर फैली है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 जो है कि किलोमीटर ये आपका फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से जो है कि निम्नलिखित के में से कौन से कथन जो है कि सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न आपका कब गलत होता है, जब आप जो है कि प्रश्न में नहीं शब्द आप या असत्य ये ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें असत्य बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसने मूर्ति पूजा का जो है कि विरोध किया था, तो बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, बिल्कुल जो है कि ये सही बात है। और देखिए इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका असत्य है क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जो है कि बनाया गया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, ये जो है कि आपके आर्य समाज के द्वारा ये जो है कि बनाया गया था। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि असत्य पूछा गया था, तो ए भी आपका सही है, बी भी आपका सत्य है और ये जो है कि आपका सी क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आप जो है कि पढ़िएगा तो ध्यान से जो है कि उसमें आपको क्या ध्यान देना होगा, सत्य या असत्य या नहीं, इसको आप जो है कि याद रखेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो सभी को पता है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर ये योजना ये कब प्रारंभ की गई थी, तो 1900 जो है कि 73 में ये प्रारंभ हुई थी। और ये जो है कि बहुत ही सुप्रचारित यानी कि बहुत ही बड़ी जो है कि योजना थी प्रोजेक्ट टाइगर वाली 1973 वाली। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और एक और प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर तो आपने जान लिया, प्रोजेक्ट जो है कि हाथी, ठीक है, या प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको कह लीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी इसको आप जो है कि लिखिएगा। ये प्रोजेक्ट हाथी वाली योजना थी, ये जो है कि कब प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका फ्रेंड्स 1992 में ये जो है कि प्रारंभ की गई थी, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे।
ठीक है, यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ से बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है TRE 3.0 में। ऐसा एक प्रश्न आपको जो है कि देखने को मिला था कि किस जो है कि भारत का जो है कि कौन सा वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा तटरेखा है, तो वो प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश से जो है कि देखिए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या हैं, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे वो भारत के राज्य हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये देखिएगा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे आपका जो है कि पश्चिम बंगाल दिख रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मेघालय भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये आपके हैं। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, तो ये ऑप्शन के मुताबिक हम लोग जो है कि प्रश्न को बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे कम घनत्व तो जो है कि किसका है, तो सबसे कम घनत्व तो जो है कि यहाँ पे आपका शनि ग्रह का दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व तो फ्रेंड्स आपका जो है कि पृथ्वी का है। सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व तो आपका पृथ्वी का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था और TRE 3.0 में देखिए भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर जो है कि किससे नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो कि भारतीय मानक समय रेखा है, ये जो है कि टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि किससे होकर नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न को अगर हम लोग देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये 5 राज्य फ्रेंड्स आपके कौन कौन से हैं जिससे 82.5 अंश यानी कि मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो वो 5 राज्य फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे। उत्तर प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद फ्रेंड्स ये आपका जो है कि छत्तीसगढ़ भी है इसमें, ये आपका जो है कि इसमें छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या है, उड़ीसा भी है। ठीक है, इसमें जो है कि आपका उड़ीसा भी है। फिर उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि याद रखना है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ये आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए ये 82.5 अंश है और यहाँ पे ये 5 राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर मानक रेखा है भारतीय की, ये जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और प्रश्न आपको क्या था, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसमें नहीं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स तो इसमें आप आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करके चले जाएंगे और एक नंबर आपका आसानी से गलत हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अपने निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर जो है कि नहीं पाई जाती हैं, तो ये सुंदर वन में जो है कि प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिलहाल सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि सुंदर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदर वन फ्रेंड्स ये जो है कि आपका मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भारत का जो सुदूर बिंदु है यानी कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये जो है कि आपका कहाँ पर है, तो ये जो है कि आपका इंदिरा पॉइंट है। मैंने जो है कि आंसर ही यहाँ पे बोल दिया था।
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सुदूर बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट आपका जो है कि अंडमान निकोबार में है, ये आपको जो है कि याद रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका जो है कि अंडमान में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं जो है कि इसमें लिखता हूँ कि आपको भी आसानी हो जाए। अगर आप फ्रेंड्स ईयरफोन लगा के बढ़िया तरीके से अगर बिल्कुल वीडियो को फास्ट मत करिएगा, आराम से अगर सुनेंगे तो आधे या 35 मिनट में लगभग आपका जो है कि अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये टॉप लेवल के प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न मैं NCERT बुक्स में पढ़ाया भी हूँ और यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सागौन, साल, चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं, यानी कि ये प्रश्न आपका किस में पूछा गया है, तो 6 to 8 में SST के जियोग्राफी वाले पोर्शन में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और मैं आपको क्लास जो है कि 9th के NCERT जियोग्राफी में ये प्रश्न मैं आपको बताया भी हूँ। सागौन, साल, चंदल ये जो महत्वपूर्ण प्रजातियाँ कहाँ की हैं, तो ये जो है कि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की हैं, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में फ्रेंड्स कितनी वर्षा होती है, तो 70 से लेकर जो है कि 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। और ये जो है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मानसूनी वन भी बोलते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मानसूनी वन भी बोलते हैं, ठीक है, मानसूनी वन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण है, तो नवीकरणीय में यहाँ पे आपको सौर ऊर्जा दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ताकि फ्रेंड्स इतने में ही आपके लगभग ये 50 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें अगर ये मानिए तो एक ऑप्शन में हम लोग 2 या 3 जानकारियाँ लेते हैं, तो लगभग ये आपके 100 से 150 प्रश्नों की यहाँ पे अभ्यास हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसको फ्रेंड्स हम लोग काली मिट्टी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो है कि काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो काली मिट्टी को हम लोग फ्रेंड्स रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और इस जो है कि काली मिट्टी में किसका अधिक जो है कि उत्पादन होता है, तो कपास का जो है कि उत्पादन अधिकतम होता है, ठीक है। और इसे हम काली मिट्टी को हम लोग कपास मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका जो है कि तलछटी चट्टानें होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें जीवाश्म होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं आपको शायद क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी के बुक में पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए आवश्यक नहीं पूछा है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है। और यहाँ से देखिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि क्या है, ये चाय के लिए उपयुक्त है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु को जरूरत होती है। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली वर्षा, ये भी चाय की खेती के लिए आवश्यक है। मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए, तो बिल्कुल ये आपका जो है कि कथन गलत है, अधिक चूना नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो क्लास 9th के पहले ही चैप्टर में दिया गया है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा देखिए भारत का जो है कि कुल जो है कि क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो है कि कुल क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो है कि पूरे जो है कि विश्व के जनसंख्या का, देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका फ्रेंड्स 17.7% है। तो ध्यान से आप जो है कि सुनेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि अच्छा रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा तलछटी चट्टानों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। जानबूझ के फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसलिए प्रश्न को घुमा के बनाता हूँ ताकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिएगा यहाँ से, देखिए तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल विज्ञान प्रणाली द्वारा निर्मित होती है, तो ये आपका जो है कि बिल्कुल सही है। तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का जो है कि अपक्षय शामिल होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिएगा तलछटी चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, अभी मैं आपको ऊपर बताया था होते हैं, ठीक है। तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, अभी आपको ऊपर हमने बताया था। बिल्कुल जो है कि ये आपका असत्य है। और देखिए असत्य ही पूछा था, ठीक है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये गलत है और गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स क्लास 6 और 7 दोनों में पढ़ा चुका हूं और ये प्रश्न आपका जो है कि TRE 3.0 PRT 125 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा जा चुका है। तो कौन सी परत जो है कि सतह पृथ्वी के सतह के सबसे निकटतम है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। और देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल, और समताप मंडल में फ्रेंड्स देखिए ओजोन परत पाई जाती है। फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद ताप मंडल, फिर उसके बाद जो है कि सबसे वायुमंडल। तो ये क्रम आपका जो है कि पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है, तो ये आपके NCERT के बुक्स में दिया गया है जुगेन नामक आकृति, ये आपको जो है कि इसमें दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नील घाटी और जावा द्वीप में जनसंख्या का उच्च घनत्व मुख्यतः किसके कारण होता है, तो इसके कारण होता है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए यहाँ पे गहन कृषि होती है और यहाँ की जो है कि मृदा भी उपजाऊ है। तो आपने पढ़ा है NCERT के बुक्स में क्लास शायद 7th के, ठीक है, क्लास 7th में आपने पढ़ा है। देखिए जहाँ पर अधिक जनसंख्या क्यों होती है, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी, जहाँ पर कृषि होगी, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट इसको कर लेंगे। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है कि किस में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा पाक जलडमरू मध्य भारत और जो है कि किसके बीच है, तो पाक जलडमरू मध्य फ्रेंड्स ये जो है कि आपका किसका है, किसके किसके मध्य है, तो ये आपका जो है कि फ्रेंड्स भारत और पाक, और जो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो है कि यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, भारत है, ठीक है। यहाँ पे भारत है और ये आपका जो है कि पाक जलडमरू मध्य है बीच में, फिर उसके बाद ये आपका एरिया क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि का जो है कि दूसरा नाम, ये भी मैं आपको क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी में बता चुका हूँ। क्लास 10 के NCERT ज्योग्राफी में भी दिया गया है कि मेक्सिको को स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है। तो जो मेक्सिको है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका मेक्सिको ये कहाँ की है, तो ये मिल्पा की है, ठीक है। मेक्सिको में जो है कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखने का और प्रयास करेंगे। देखिए लद्दांग फ्रेंड्स, लद्दांग नाम की कृषि कहाँ पर होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स या तो मलेशिया में भी होती है, ठीक है, ये आपका जो है कि मलेशिया में भी होती है और इंडोनेशिया में भी होती है, ठीक है। ये आपके बुक में दिया गया है इंडोनेशिया, ठीक है। और ये चेना नाम की कृषि कहाँ पर होती है, तो ये श्रीलंका में होती है। स्थानांतरित कृषि को जो है कि बोलते हैं चेना, जो श्रीलंका में बोलते हैं,
ठीक है, ये श्रीलंका हो गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए एक और यहाँ पे आपके बुक्स में दिया गया है, एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे जान लीजिए, जो स्थानांतरित कृषि है, ये जो रोका इसका नाम है, ठीक है, ये जो एक इसका नाम रोका है, ये कहाँ पर होती है, तो ये ब्राज़ील में होती है, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी आप याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की सबसे तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे छोटी तटरेखा फ्रेंड्स ये आपका गोवा की है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए फ्रेंड्स उत्तराखंड साझा करता है, बिहार भी साझा करता है, सिक्किम भी साझा करता है। तो देखिए इसमें आपका नहीं पूछा है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। और नेपाल में देखिएगा ये आपका जो है कि सिक्किम है, फिर उसके बाद बिहार है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड इसमें नहीं है, यहाँ पे हाँ उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये सभी जो है कि साझा करते हैं, उसमें नहीं पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न आपका जो है कि इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, ये फ्रेंड्स आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से जो है कि उत्तर, यह आपको याद रखना है। तो मैं आपको जो है कि रीजनिंग के क्लास में या पहले आपको जानकारी होना चाहिए, नई जानकारी है तो यहाँ पे जान लीजिए। ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये मानचित्र में भी आपका ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका जो है कि दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका जो है कि पूर्व हो जाएगा, और इधर आपका जो है कि पश्चिम हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर से इधर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर है, फिर उसके बाद पीर पंजाल है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से काराकोरम हो गया, फिर उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो देखिए उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस जलाशय में गिरती हैं, यानी कि किस जलाशय की बात यहाँ पे, या तो अरब सागर में गिरेंगी, या तो बंगाल की खाड़ी में, या तो हिंद महासागर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा नर्मदा और जो है कि ताप्ती नदियाँ ये आपका जो है कि अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नर्मदा और ये आपकी ताप्ती नदियाँ, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका जो है कि अरब सागर है, ये सभी अरब सागर में ही गिरती हैं। और इधर की नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कमेंट करके आप बताइए कि कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये मैं चीज़ें सारी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य ये जो है कि आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो ये सतपुड़ा जो है कि पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ फ्रेंड्स आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा एक और प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास 9th के NCERT जियोग्राफी में, कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स आपकी डोडा बेटा है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है कि याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न जो है कि पूछा भी आपका गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए जो है कि प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। ये जो है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क के लिए स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे।
अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ से अगला प्रश्न आपका जो है कि क्या है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली की जो है कि सरकार है, क्योंकि क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। और ये मैं प्रश्न आपके बीपीएससी से उठाया हूँ। ठीक है, ये आपका जो है कि प्रश्न बीपीएससी से उठाया हूँ, ये बीपीएससी में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये संसदीय प्रणाली, ये व्यवस्था कहाँ के संविधान से उठाई गई है, तो ये जो है कि आपके ब्रिटेन के जो है कि या ये कहाँ से उठाई गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से जो है कि उठाई गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो है कि दर्शन कौन सा नहीं है, तो ये साम्यवादी राज्य, ये जो है कि दर्शन नहीं है। ठीक है, और ये दोनों जो है कि दर्शन हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और देखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को इस नाम से जाना जाता है कहाँ पर। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ घास की जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखिए, सेल्वास क्या है, अमेजन बेसिन में, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केनिया और तंजानिया में, लानोज वेनेजुएला में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और कैंपास जो है कि ब्राजीलियन उच्च भूमि में। तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोट डाले जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये मैं आपको एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ा दिया हूँ, क्लास 10th में शायद। ठीक है, कि भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो भारतीय गैंडा जो है कि ये आपका जो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कि असम राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये जो है कि आपका गुजरात में है। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और ये जो है कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। और ये आपका जो है कि सुंदरवन, तो सुंदरवन ये आपका जो है कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये आपका जो है कि पश्चिम बंगाल में है। और ये जो है कि बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बंगाल टाइगर के लिए ये जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। भारत एक जो है कि गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत एक जो है कि गणतंत्र है। और इसका अर्थ फ्रेंड्स ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेट बैरियर रीफ ये मैं आपको जो है कि क्लास 10th के एनसीईआरटी जियोग्राफी में बताया था। ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है कि आपके मूगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, यानी कि समवर्ती सूची साफ तौर पे किस देश के संविधान से उठाई गई है, तो समवर्ती सूची ये जो है कि आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई गई है। और वर्तमान में फ्रेंड्स समवर्ती सूची के कितने विषय हैं, तो टोटल जो है कि 52 विषय हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि शिक्षा किसका विषय है, तो शिक्षा जो है कि ये आपका समवर्ती सूची का जो है कि विषय है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और ये जो है कि आपका हो गया है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और ये आपका जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। और यहाँ से
और देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है, तो ये आपका जो है कि पहली अनुसूची है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा है? ठीक है, यानी कि कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा है? तो संरक्षण के जो प्रयास हैं, ठीक है, संरक्षण के जो प्रयास हैं ये फ्रेंड्स, ये जो है कि पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। ठीक है, और ये जो है कि प्रदूषण, वनों की कटाई, ये जो है कि खतरा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय संविधान के तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रारूप समिति, देखिए फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का जो है कि गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का जो है कि गठन 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1900 जो है कि 47 को होता है, जिसमें कुल टोटल जो है कि 7 सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक था? ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो फ्रेंड्स आपका बिहार का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ का था? तो सबसे कम फ्रेंड्स ये आपका जो है कि अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का था सबसे कम, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का जो है कि प्रावधान है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपके किस आर्टिकल में है? तो ये जो है कि 21A में है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का जो है कि सही वर्णन करता है? ठीक है, तो चौथी अनुसूची का सही वर्णन ये जो है कि आपका कौन करता है? तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है कि सीटों के आवंटन का जो है कि संबंध में प्रावधान, ये जो है कि चौथी अनुसूची का सही वर्णन कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो है कि निम्नलिखित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? ठीक है, तो इसमें ये जो है कि आपका नहीं निभाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए डायरेक्टली मैं आंसर बता दे रहा हूँ। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका नियंत्रक एवं महालेखा, ये नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, यह किस आर्टिकल में है? तो ये जो है कि फ्रेंड्स आर्टिकल 148 में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? यानी कि भारत की जो संविधान सभा था, इसमें बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो ऑप्शंस में दिया गया है जो सदस्य नहीं था? ठीक है, तो एन सिन्हा ये तो थे, राजेंद्र प्रसाद ये भी थे, जगजीवन राम ये भी थे, और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र तो ये भी थे। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है कि सभी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, सभी सदस्य थे, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी लोग क्या थे? बिहार से हैं और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा केवल तभी जब वह ऐसी सलाह मांगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटी के अधिकतर प्रश्न ये कथन भरे ही होते हैं, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रस्तावना नहीं पूछा जा रहा है, प्रस्तावना की भाषा पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा जो है कि किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा फ्रेंड्स ये जो है कि आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आप जो है कि नोट डाउन करिएगा, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना किस जो है कि देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो प्रस्तावना फ्रेंड्स ये जो है कि आपके कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वित्त आयोग जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी कि देखिए वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए फ्रेंड्स जो वित्त आयोग है ये संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके आप जो है कि बताइए कि वर्तमान में वित्त आयोग के जो है कि वर्तमान में जो है कि वर्तमान में वित्त आयोग कौन है। ठीक है, वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, तो वर्तमान में फ्रेंड्स वित्त आयोग कौन है, कमेंट करके आप जो है कि बताइएगा। और देखिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का जो है कि गठन कौन करता है, गठन कौन करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है कि आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, तो बिल्कुल ये जो है कि आपका असत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा भाग 3 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में फ्रेंड्स आपका जो है कि मूल अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार है। और इसमें क्या कहा गया है, भाग 3 में नागरिकता है, तो इसीलिए यहाँ पे असत्य है। और आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। और नागरिकता का इसमें थोड़ा सा जिक्र अगर किया गया है, तो यहाँ पे ये भी आप जो है कि जान लीजिए फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कि भाग 3 में क्या है, भाग 2 में आपका नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 में आपका नागरिकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। और मैं ऊपर आपको जो है कि कमेंट करने के लिए क्या बोला था उसका भी आंसर यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते हैं नहीं। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 200 जो है कि 80 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक और प्रश्न बनता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का जो है कि गठन करता है आपका राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में आपके 16वें वित्त आयोग कौन है, तो 16वें वित्त आयोग फ्रेंड्स डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।